Unacademy. Let's crack it. Everyone, welcome to this session of Battle of Brains, which is a part of Utkrish series of Unacademy for GATE. My name is Hemant Kumar Tiwari. I have secured All India rank 4th in Environmental Science paper and All India rank 19th in Civil Engineering paper of GATE 2021 examination. So today I will have this session with Amit. So over to you, Amit. Thank you, Hemant. Hello, everyone. Hopefully, you are doing great and staying indoor. Myself, Amit Charan. I'm a graduate in civil engineering from IIT Hyderabad. I have secured AIR 42 in GATE Civil Engineering 2021. And through this session, we will try to discuss some basic concepts which generally students have issue in understanding, or they might confuse one word with the another. So let's start it. हाँ करते हैं हमें थोड़ा डिस्कशन भी पहले बता देते हैं खुद मैं 3 महीने से मतलब कि आउट ऑफ टच हूँ एकदम स्टडी के तो आपका क्या हाल है बस सेम ही हाल है बस नेचुरल होगा देखते हैं कितना रिकॉल कर पाते हैं कितना याद है क्योंकि मेरे साथ ये कॉलेज में भी होता था कि मैंने अपनी बीटेक आईआईटी रुड़की से कंप्लीट की है तो फिर उसके बाद करंटली तो मैं मतलब कि एमटेक भी वहीं से परस्यू कर रहा हूँ तो मतलब कि ये दिक्कत आ जाती है जब भी आउट ऑफ टच हो जाओ थोड़ा स्टडी के तो फिर मतलब कि बहुत दिक्कत आ जाती है भूल जाते हैं सब कुछ तो देखते हैं फिर कैसा होता है ये बैटल ऑफ ब्रेन्स आज हमारे लिए हाँ चलो ट्राई करते हैं तो सब्जेक्ट्स क्या रखे हमें सब्जेक्ट्स मैं सोच रहा हूँ कि पेपर 1 में देखिए अपना सबसे बेसिक होता है सोम वो बेस बनाता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए तो एक सब्जेक्ट तो हम सोम रख लेते हैं हाँ और एक सब्जेक्ट पेपर 2 से उठा लेते हैं जियो टेक्निकल उसका भी ह्यूज वेटेज रहता है हाँ जियोटेक का वेटेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और जनरल इंजीनियर है उसको जियोटेक आनी चाहिए कुछ ना कुछ चीजें प्रिडिक्ट कर ही पाए वो स्वयं देख तो कम से वही डिस्कस करेंगे चलो सोम पूरा बेस बनाएगा अपने देश की मिट्टी के बारे में तो पता ही होना चाहिए चलो फिर स्टार्ट करते हैं मैं स्टार्ट करूं पहला क्वेश्चन पूछते हैं चलो आप स्टार्ट करो तो चलो सबसे पहला तो क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर क्या होता है डिफरेंस क्या होता है स्ट्रेस और प्रेशर में देखो जनरली क्या होता है कि ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू में जाते ही पूछ लिया और वो एक बड़ा अच्छा लॉजिक भी देते हैं सामने से कि देखो दोनों की यूनिट सेम है तो दोनों सेम ही चीज तो है और दोनों का फॉर्मूला सेम है क्योंकि प्रेशर बाय एरिया स्ट्रेस भी वही रहेगा प्रेशर भी वही रहेगा तो इस टर्म को एक्चुअली थोड़ा बेसिक में देखें तो होते हैं जैसे स्ट्रेस निकालते हैं स्ट्रेस का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट लिया जिसके ऊपर लोडिंग हो रही है उसका अपन एक क्रॉस सेक्शन देखते हैं कट करते हैं तो क्या होगा कि डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट वो रेसिस्टेंस डेवलप करेगा जो रेसिस्टेंस होता है उसी रेसिस्टेंस पर यूनिट एरिया स्ट्रेस बोलते हैं मतलब हुआ कि स्ट्रेस जो है रिएक्शन फ्रेम में है जबकि जो प्रेशर है प्रेशर क्या है कि डायरेक्ट जो लोडिंग अप्लाई करी है वो कितने एरिया पे अप्लाई किए उन दोनों का रेशियो प्रेशर होता है प्रेशर मतलब एक्शन फ्रेम हो गया तो बस ऐसा ही है और प्रेशर को जनरली अपन ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहता है फ्लूइड्स की जब स्टडी करते हैं तो प्रेशर की बात करते हैं और जो सोम की बात करते हैं तो स्ट्रेस की बात होती है सही है मतलब काफी एकदम डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तुमने तो तुम पढ़ाना स्टार्ट करो बहुत अच्छे पढ़ाओगे बच्चों को देखते हैं अभी लोगों को गाइड करेंगे देखते हैं कहाँ तक जाते हैं सही तो चलो अभी आपका देखते हैं कितना याद है ये क्वेश्चन है मेरे पास कि जो स्ट्रेस टेंशन मैट्रिक्स होती है वो हम लोगों ने देखा है कि सिमेट्रिक आती है उसका रूट कॉज क्या है कि वो सिमेट्रिक ही क्यों बनती है हाँ ठीक है वो इसलिए होता है कि वो मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन से हम जब हम उसको बैलेंस करते हैं तब वो आता है मतलब कि जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी तो मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन से जब हम निकालेंगे तब वो सिमेट्री आती है हाँ क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब कि मुझे पहले क्लियर नहीं था एग्जाम में एक दो बार गलती थी उसके बाद से मुझे
फंडामेंटल क्लियर करना पड़ा इसका। काफी रिपीट होता है क्वेश्चन एमसीक्यूज में। चलिए सही है। तो अब अगला क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया था एक आपके लिए। हाँ, डिफरेंस बिटवीन बेंडिंग मोमेंट एंड मोमेंट, इनमें क्या अंतर है? बेंडिंग मोमेंट होता है और एक मोमेंट होता है, अंतर क्या है दोनों में? बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट में बेसिक डिफरेंस वही है जो स्ट्रेस और प्रेशर में होता है। बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो मतलब कोई भी एलिमेंट का एक सेक्शन कट करेंगे, उसके एक तरफ के फोर्स या तो लेफ्ट साइड में विजुलाइज एनालाइज कर रहे हैं अपन, या फिर राइट साइड में एनालाइज कर रहे हैं। तो एक साइड के जितने भी फोर्सेस रहेंगे उन सब का मोमेंट लेते हैं अगर उसी क्रॉस सेक्शन के अबाउट, उसी पॉइंट के अबाउट क्रॉस सेक्शन में, तो उसको बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। बेंडिंग मोमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो रेसिस्टिव फोर्स है, अंदर अप्लाइड लोड्स की वजह से जनरेट हुआ है, इसलिए उसको बेंडिंग मोमेंट हो गया, वो रेसिस्टिव फ्रेम हो गई। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट है कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं एक मेंबर के ऊपर, सबका मोमेंट अगर लेंगे तो उसको मोमेंट बोलेंगे। और अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो टोटल मोमेंट तो सिस्टम का 0 होगा। सही सही, परफेक्ट। थैंक यू थोड़ा याद है। सही है, धीरे धीरे याद आ रही है चीजें। ये क्या है कि एक्चुअली थोड़े थोड़े बेसिक क्वेश्चंस ऐसे है कि टाइम के साथ स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक हाँ, टर्म के अराउंड रिवॉल्व करते हैं सब चीजें। सही बात। बट तो इनका क्लियर होना बहुत जरूरी है, मतलब कि हाँ, ऐसा लगता है कि अपने को आ रहा है, लेकिन अचानक से जब ये क्वेश्चन आता है तो फिर पता चलता है कि नहीं, अपने को डिफरेंस एक्चुअल में नहीं पता है। उसके बाद मतलब इसका जानना बहुत जरूरी होता है। अरे ये सब चीजें बहुत, जैसे अभी इस साल मैंने ईएससी का इंटरव्यू दिया, हम्म, तो मैं थोड़ा काफी नर्वस सा था। मैं अंदर कैबिन में एंटर हुआ, सर काफी रिलैक्सिंग थे। अब उन्होंने अपने मेरे को रिलैक्स करने के लिए सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन थ्रो किया। जैसे ही मैं चेयर पे बैठा, उन्होंने कुछ डायरेक्ट पूछ दिया, व्हाट इज सीमेंट। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये अपना एक्सपेक्टेड नहीं होता, हाँ, और ना हम इसको ऐसे प्रिपेयर करके जाते हैं कि सीमेंट आएगा तो मेरे को ऐसे डेफिनेशन बोलनी है, फिर वहां से बॉक्स कंपाउंड के बारे में बात हाँ, करेंगे। अगर हाई अपन फाई बिल्कुल चीजें बिल्कुल बताने की हाँ, सोचते हैं। अपन ऊपर का पढ़ के जाते हैं कि बॉक्स कंपाउंड होते हैं, रिएक्शंस होती है, ये काफी बेसिक क्वेश्चन आ गया, तो अब इसमें अटक जाते हैं कि अब क्या बोलूं, क्योंकि सीमेंट तो सीमेंट होती है, सही इसको बात क्या है, क्या एक्सप्लेन करूं। तो ये सब चीजें हैं, बट जानना जरूरी है, मतलब कि जानना जरूरी है वही है। क्योंकि फंडामेंटल डिफरेंस जरूरी होता है। हाँ, न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब थ्योरी में कहीं अगर घुमा के ये सब चीजें पूछी तो फिर फंस सकते हैं उसमें। हाँ, वही वही इशू होता है इसमें। तो चलो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। हाँ, जो रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कांस्टेंट्स, यंग्स मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। हाँ, ठीक है। इनमें मतलब कि तीनों रिलेशन बन जाती हैं, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसे रिले मतलब कि बल्क मॉड मतलब कि यंग्स मॉडुलस और रिजिडिटी मॉडुलस का पहले बताता हूँ। E इक्वल टू 2G इंटू 1+μ होता है। फिर बल्क मॉडुलस के साथ आता है E इक्वल टू 3K इंटू 1 - 2μ हो जाता है। हाँ, और इन म्यू को हटा के अगर करें तो E इक्वल टू 9GK अपॉन G+3K होता है। ओके, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन मैंने सही है एकदम actually ना? यही देखने के लिए किया था कि फॉर्मूला कितने याद अभी तक। हाँ, कॉन्सेप्ट तो रह जाते हैं, बट फॉर्मूला में ऊपर नीचे प्लस माइनस हो फॉर्मूले बहुत जल्दी स्किप करते हैं यार, मतलब कि इसीलिए मैंने तो शॉर्ट नोट्स में मतलब कि फॉर्मूले से ही भर के रखे हैं आधे से अधिक शॉर्ट नोट्स तो। और सोम में तो मैक्सिमम तो फॉर्मूले ही और न्यूमेरिकल ही रहते हाँ, हैं। 100 में ये है तो कि मैक्सिमम वन लाइनर क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चंस तो याद हो ही हो, बाकी स्टैंडर्ड केस भी याद हो। वही है। और गेट के लिए तो स्पेसिफिकली क्योंकि 70% क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल बेस्ड ही आते हैं, तो फॉर्मूले तो हाँ, एकदम टिप्स पे होने चाहिए। फॉर्मूला टेस्ट क्योंकि एक उसमें भी फॉर्मूला अगर आपका मतलब कि गया तो फिर रैंक भी चल जाएगी टॉप 100 के बाद। तो वही वो चीज़ ध्यान रखनी होती है, तो उस फॉर्मूले एकदम टिप्स पे होने चाहिए, उसको रेगुलर रिवाइज करते रहना चाहिए। मतलब कि मैंने तो ये ऑब्जर्व किया, मतलब कि जितना एफर्ट अपने को कोई सब्जेक्ट मतलब कि पहली बार पढ़ने में लगता है, उससे ज्यादा एफर्ट तो उस चीज को रिटेन करने में लग जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट पाइल अप होते जाते हैं, हम सबको हाँ, रिटेन करने में भी उतनी मेहनत लगती है। वही ऊपर एक रेगुलर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट था। वो चीज़ है, लेकिन जो लोग समझता है इस चीज़ को कि जितना इम्पोर्टेंट नया सब्जेक्ट पढ़ना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसको रिवाइज करना है, वही एक्चुअली देखा जाए तो उन्हीं के काफ़ी अच्छे स्कोर स्कोर रहते हैं। अगर अपन नया सही नया बात पढ़ते है। रहेंगे तो फिर एग्जाम में बैठ के रिकॉल नहीं कर पाते चीज़ों को। बहुतों के साथ ये दिक्कत होती है कि आप कोई भी हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछो, वो आपको रेस्पॉन्ड कर देगा, बट उस 3 घंटे के टाइम के अंदर वो उस चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती अभी इतनी। मेरे साथ खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में यही दिक्कत हुई थी, मतलब कि मैंने पढ़ा तो सारा था लेकिन रिवीजन प्रॉपर नहीं था, और फिर उसका इस चीज का मुझे मतलब एग्जाम में इतना प्रेशर आ जाता है कि एक दो फॉर्मूले तो भूल ही जाते हैं।
और मैं भूल गया था, अब उस कारण रैंक मतलब कि टॉप 200 के बाहर चली गई, टॉप 100 के 200 के बाहर चली गई। फिर उसके बाद मतलब कि रियलाइज किया और फिर इस चीज़ पे फोकस किया, तो फिर इस बार सही हो गया। इस बार काफी चलिए फिर, अच्छा आपका। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ हाँ, तो जो ये थ्योरीज ऑफ फेलियर होती हैं अपन अपने सोम में, मतलब कि उनकी जरूरत क्या होती है, मतलब कि क्यों हम लाते हैं ये थ्योरीज ऑफ फेलियर? देखो सबसे पहले तो मटेरियल का बिहेवियर चेक करने के लिए अपन लैब में टेस्ट करते हैं। वी कंडक्ट हम्म, टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, हम्म, कंप्रेशन टेस्ट। तो उसमें क्या होता है कि व्हेन वी टेक एन एलिमेंट एंड टेस्ट इट, इट्स टोटली आइसोलेटेड। इसके ऊपर कोई इंटरेक्शन नहीं है साइड वाले एलिमेंट्स का। ये सिर्फ हम्म, अकेला मेंबर है जिसका अपन रेस्पॉन्स चेक कर रहे हैं, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। बट इन एक्चुअल में क्या होता है कि वो मटेरियल होगा, वो किसी बड़े सिस्टम का पार्ट होगा। हम्म, बड़े सिस्टम के ऊपर कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, इसके ऊपर भी कुछ लोड्स आ रहे होंगे, और ये बाकी एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा। तो इन सब के बीच में रिलेशन बनाने के लिए क्या है कि थ्योरीज ऑफ फेलियर इंट्रोड्यूस की गई। कि कोई मटेरियल होगा, हम उसको टेस्ट करेंगे, लैब में टेस्ट किया, वो आइसोलेटेड टेस्ट हुआ, उसका रेस्पॉन्स अपन ने नोट किया। फिर उसके रेस्पॉन्स को हम उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि जब वो पूरे सिस्टम का पार्ट है, उसके ऊपर लोड लग रहे हैं, तो वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसका फेलियर कैसा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होगी। ये सब को कोरिलेट करने के लिए थ्योरीज ऑफ फेलियर काफी सारी दी गई साइंटिस्ट के द्वारा। सही सही। तो फिर इसके ऊपर थ्योरीज ऑफ फेलियर की बात हो रही है, तो मैं आपसे थ्योरीज ही पूछ लेता हूँ कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं। काउंटर अटैक कर दिया आपने तो। कंफ्यूजिंग नाम है थोड़े। सही है, एकदम बैटल की तरह ले रहे हैं ये तो अपन। कंपटीशन तो हर जगह चलिए होना चाहिए। फिर, सही सही बात है। तो फिर थ्योरीज ऑफ फेलियर में सबसे पहले तो वही आता है अपना मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। हम्म। फिर आता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। फिर आता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, और फिर ऑक्टाहेड्रल थ्योरी। हाँ, सारी सही है। एक मोहर्स थ्योरी भी होती है एक्चुअली। हाँ, मोर्स थ्योरी। मोहर्स थ्योरी चलो वो मिस कर गए। स्टील उसको में, अपना यूज नहीं आता है ना, तो मतलब कि हाँ वो याद नहीं रह जाती है वो कभी काइंड कभी। ऑफ उसका एक वर्जन अपन स्टील में यूज करते हैं, इंटरेक्शन कर्व वगैरह जो होती है। हाँ हाँ हाँ। वो भी रेशियो सही इज सही। इक्वल टू 1 और सम फैक्टर होता है ना। सही है। सोम पे तो ठीक ठाक जा रहे हैं हम लोग। याद है चीजें अभी, मतलब कि जो मेहनत की है रिटेन है। वही चीजें, मतलब कि हमें इतना डरना भी नहीं चाहिए। ये भी चीज मैंने ऑब्जर्व की एग्जामिनेशन हॉल में, सडनली मतलब कि अगर एक बार होता है कि ऐसा लगता है कि भूल गया, फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है। लेकिन वही चीज अगर एक बार 1 मिनट के लिए आंख बंद करके सोचो, तो कई बार होता है कि चीजें याद आ जाती हैं। हाँ, अगर उस चीज पे आपने टाइम दिया है ना, मतलब कि अच्छे से प्रैक्टिस की है, रेगुलर पूरे साल भर आपने मेहनत की है, तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं तो कहीं रहती ना है। कहीं रहती है, तो याद। फिर, हाँ, 1 मिनट का टाइम दीजिए, आंख बंद करके मतलब कि सोचो, मतलब कि ज्यादा टाइम ना दो, मतलब 1 मिनट तक देखो, अगर याद आ जाए तो सही है। और नहीं तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम सारे क्वेश्चन कर लिए, फ्रेंड में एक बार सेकंड राउंड जब देख रहे हैं तो सडनली स्ट्राइक कर जाता है वो फॉर्मूला। और तो फिर गेट ये में सब चीजें गेट होती हैं अंदर। गेट में तो टाइम भी हम्म, काफी रहता है ना। काफी, अगर आपको हाँ, अच्छे से टाइम मैनेज किया है तो आप हार्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर आराम से 3 से 4 मिनट दे सकते हो। हाँ, और वही अगर सही थोड़े, बात है, टाइम बच जाता है। हाँ, और डेरिवेशन वगैरह सब अगर बेसिक से अपन पढ़े हैं, तो कुछ चीजें रिकॉल नहीं कर पाते बट रिलेट कर लेते हैं कि ये यहाँ पे डेराइव हुआ था, इसका assumption ये था, तो फिर इससे ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आने चाहिए। बिल्कुल सही। बस वही है, एग्जाम में घबराना नहीं है, टाइम मैनेज करना है, खुद को मैनेज करना है बस। हाँ सही, एकदम सही बात है। क्योंकि चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या है। एक, हाँ, ये भी था, जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम बनाते हैं और फिर ये शेयर फोर्स डायग्राम होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, तो इन हाँ, तीनों में मतलब कि सब में डिफरेंस क्या है, ये अलग अलग क्यों है? फिर क्या कैसे जरूरत पड़ती है? देखो काफी, ये तो बहुत बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या रहता है कि जनरली जैसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसके बाद सोम पढ़ते हैं, फिर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो सोम में एस एफ डी बी एम डी बनाना चालू करते हैं, फिर स्ट्रक्चर में आते आते आई एल डी आ जाता है। एक नई नई चीज, बट दिखती वो पुराने वाले की जैसी, एस एफ डी बी एम डी की तरह। तो कंफ्यूजन यहीं पे आ जाती है कि एस एफ डी बी एम डी और आई एल डी में डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा और क्या बनाना है। तो फिर आई एल डी क्या होता है? आई एल डी मूविंग, आई एल डी में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर सेक्शन पे एनालाइज करते हैं। मतलब ये मान लो कि उसी सेक्शन पे अपन खड़े हैं, लोड मूव कर रहा है, और हम उसी हाँ जॉइंट की स्टडी करेंगे।
हमें पॉइंट चेंज नहीं करना, हम सिर्फ एक ही पॉइंट पे रहेंगे। लोड यहाँ पे रहा, यहाँ पे रहा, लोड पूरा मूव करेगा पूरे पूरे मेंबर पे। तो यहाँ से अपने को जो भी डायग्राम बनेगा, कोरस्पॉन्डिंग डायग्राम मोमेंट का निकालना है, तो आई एल डी फॉर मोमेंट एट दिस पॉइंट, या फिर आई एल डी फॉर शियर फोर्स एट दिस पॉइंट, ये रहेगा। और जबकि जो बीएमडी और एसएफडी बनाते हैं उसमें क्या रहता है कि लोड पूरा स्टैटिक है, मेंबर लोडेड है, पूरा मेंबर लोडेड हो गया। अब हम एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, फिर कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, एक सेक्शन वेरी सेक्शन कराते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर दूसरे सेक्शन पे कराते हैं। उसमें क्या होता है, अपना अपन सेक्शन को वेरी कराते हैं। वेरी कराते हैं। बस यही इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है, जो समझना भी काफी जरूरी है। जरूरी है। और मूलर ब्रेसलॉ ने तो चीज काफी आसान कर रखी है एलडी के लिए, सब में बन जाता है, डिटरमिनेट हो इंडिटरमिनेट हो। लेकिन मूलर ब्रेसलॉ से मतलब कि मैं तो काफी हाँ। क्वेश्चंस करते थे, काफी सही हो जाता था। और एसएफटी बीएमडी भी मतलब कि ये भी मतलब कि प्रैक्टिस करते करते टिप्स पे आ जाती हैं एक बार चीजें, मतलब कि ये भी काफी हेल्प करता है अपने को। टिप्स पे आ जाती है, दोनों प्रिंसिपल को कनेक्ट करके अगर क्वेश्चंस को सोल्व किया जाए तो काफी फास्ट होते हाँ हैं। हाँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपने को पता होता है कि इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आना है। जब अपने को पूरा कंफर्म ही हो गया कि इस पॉइंट के ऊपर आना है, तो एसएफडी बीएमडी बनाने के लिए इक्वेशंस लिखने की बजाय मैं अगर ये प्रिंसिपल यूज करूँ तो आईएलडी से ही मेरा काम हो जाएगा, हाँ। ऑर्डिनेट से काम और कर। प्लस ये उसमें भी काफी हेल्प करता है, आर्च के जो क्वेश्चन आते हैं 3 इंच हाँ आर्च 2 इंच, हाँ, इसमें भी काफी हेल्प कर देता है। वही बस दोनों मतलब को कि कंसेप्ट तो इसका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि गेट तो घुमा के इन पे क्वेश्चन पूछता है, ये ऐसे घुमा टॉपिक से फेवरेट हो जाते हैं गेट के। घुमा के पूछता है। और अगर कनेक्ट करना हम सीख गए तो हम भी अच्छे से वही वही घुमा है, सकते हैं, फटाफट आंसर निकाल देंगे, ज्यादा फटाफट टाइम आंसर निकाल टाइम वेस्ट सकते हैं। करने की जरूरत नहीं है। पहले लगता है कि पता क्या पूछ दिया, लेकिन फिर ये देखो तो लगता है कि क्या ही पूछा था उसके बाद तो। तो चलो फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ। अब स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो फिर प्रोप्ड कैंटिलीवर पे पूछता हूँ मैं, कि जो प्रोप्ड कैंटिलीवर होता है उसका जो फिक्स्ड फिक्स्ड एंड है, उसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट कितना होएगा। और कंडीशन अच्छा, ये है, तो ये पॉइंट लोड हमने लगाया कि यूडीएल, शायद यूडीएल पूछ रहे हो तो हमने इसीलिए शायद यूडीएल हमने। यूडीएल वही बता हाँ रहा था मैं कि यूडीएल। उसका यूडीएल हाँ, लगाना है। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 आ जाता है, सही है हाँ, ना? काफी सही है। काफी याद करके रखे अपना, मैंने तो लिखा हुआ था। कि डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 कई जगह भी आ जाता है ना, तो मतलब कि हाँ। इस तरह से ये तो मेमोराइज हो जाता है। पॉइंट लोड के केस में फिर वो अलग अलग रिएक्शन वाली चीज आ जाती है, हाँ, 5W/16 फ्री एंड में रिएक्शन इनडिटरमिनेट आता है। स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने गलत गलत करके ही फिर मैंने इसको सीखा, याद हुआ, मतलब कि याद नहीं रहता था मुझे। और कई बार पूछा भी इधर उधर टेस्ट सीरीज में, कई बार क्वेश्चन आ जाते थे। बहुत बहुत अनअकैडमी की रिपीट टेस्ट होता सीरीज में पिछले साल फॉलो कर रहा था, तो उसमें भी कई बार है। क्वेश्चन आया था, उसी से मतलब कि फिर मुझे याद ही हो गया एक तरह से। बहुत बस रिपीट वही है कि होता है। जैसा आपने बताया था डेरिवेशन वाला, एक बार मैंने डिराइव भी कर लिया तो फिर कभी फंसता हूँ तो डिराइव भी हो जाता है। क्योंकि ये छोटा सा डेरिवेशन एक रिजल्ट बार है। जरूरी है, जो चीजें डिराइव हो हाँ, जाए ना मतलब कि कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये छोटा सा काफी हेल्प रिजल्ट करता रिजल्ट है, बट इसके पीछे की डेरिवेशन में काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो है। बहुत हाँ। सारे इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स को सोल्व करवाता है आराम से, बड़े आराम से। उसका एक छोटा सा एप्लीकेशन है बस। सही बात है। ओके, अब तो लगातार अपना जूम चलता जा रहा है, चलो ठीक है। व्हाट इज शेयर सेंटर, इस पे भी एक डिस्कशन हो जाए थोड़ा। सीयर सेंटर एक्चुअली मेरे से ईएससी के इंटरव्यू में पूछा हुआ है। अच्छा। वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन था कि सीयर सेंटर क्या होता है। तो सीयर सेंटर क्या है कि क्रॉस सेक्शन में वो पॉइंट है जिसके ऊपर इंक्लाइंड लोडिंग रहेगी, तो इट विल ओनली अंडरगो बेंडिंग विदाउट एनी ट्विस्टिंग। मतलब ये है कि क्रॉस सेक्शन लेंगे अपन, क्रॉस सेक्शन में कहीं भी अगर अगर वर्टिकल लोडिंग है या फिर थोड़ी सिमेट्रिक लोडिंग है तो ठीक है, बट अगर क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिक नहीं है तो फिर क्या होता है कि लोडिंग करते हैं तो बेंडिंग के साथ साथ मेंबर ट्विस्ट भी करता है। जैसे बेंड तो होगा ही होगा, बट वो ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा। तो ये ट्विस्टिंग सिर्फ एक ही पॉइंट पे ऐसा है कि जहाँ पे सीएस सेंटर, जहाँ पे अगर लोडिंग लगाई जाए तो सिर्फ मेंबर बेंड होगा, ऐसे ट्विस्टिंग नहीं होगा। सही। और इसका प्रैक्टिकली काफी यूज भी है, मतलब कि शिप जब बिल्डिंग करते हैं एकदम प्रैक्टिकल में, तो वहाँ पे शेयर सेंटर का काफी यूज होता हाँ, इसका ध्यान रखते हैं कि जब कोई भी मटेरियल को जब टेस्ट भी कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो जिस चीज़ की स्टडी करनी है उसी चीज़ की तरफ लोड लगाया जाए। बेंडिंग की स्टडी करनी है तो बेंडिंग बेंडिंग करवाएंगे, बेकाम में ट्विस्टिंग करके कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे चीज़ों को। तो चलिए, अब शेयर की बात है तो फिर मैं पूछता हूँ, ये भी एक एक्चुअली है तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही,
जो जैसे अपने देखा है कि शियर स्ट्रेस जो होती है उसका वेरिएशन ओवर ए क्रॉस सेक्शन नॉर्मल नहीं होता, मतलब कि रेक्टेंगुलर नहीं होता। तो उसी पे रिलेटेड है। पैराबोलिक वाले होते हाँ, हैं। फॉर ए ट्रायंगुलर सेक्शन व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन टाउ मैक्स एंड टाउ एवरेज? तो ये मैंने डिराइव किया था। न्यूट्रल एक्सिस पे 4/3 आता है, हाँ मैक्सिमम 3/2 टाइम्स टावर पे आ जाता है। हाँ, मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस पे देखें तो 4/3 टाइम्स आ जाता है टावर प्रेस के, और h/2 हाइट पे देखें तो वहाँ पे 3/2 टाइम्स मैक्सिमम रहता है। ये भी चीज मैं भूल जाता था, मतलब कि इसको डिराइव कर करके मैंने याद किया, तो फिर इस तरह से ये याद हो गया। इसमें मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो जाता था क्योंकि इनका क्या है कि रेक्टेंगल रेक्टेंगल का भी सेम ही है, ट्रायंगल का भी हाँ सेम ही है। बट फिर जैसे ही सर्कल पढ़ते हैं अचानक से चेंज हो जाती है वैल्यूज। हाँ और वैल्यूज वैसे चेंज होती है कि नंबर वही है 4/3 3/2, बट वही हाँ वही वही ऊपर नीचे होता है। तो काफी वही कंफ्यूजिंग हो कंफ्यूज कर जाता है। देता है। अब वन लाइनर आता है तो जनरली गलत हो जाता है क्वेश्चन। हाँ टाइम भी, कभी कभी टाइम की भी तो लिमिटेशन रहती है ना, हाँ, जल्दी जल्दी करना है, कुछ भी कर दिया फिर। चलो तो सोम का तो काफी हो गया, आप चलते हैं जियोटेक की तरफ स्विच करते हैं, थोड़ा उस पर चलो भी डिस्कशन हो जाए। थोड़ा जियोटेक पे डिस्कशन करते हैं। हम्म, तो फिर इसमें भी हाँ एक क्वेश्चन मतलब कि काफी बेसिक ये भी रहता है कि क्विक सैंड कंडीशन और लिक्विफैक्शन जो होता है, इन दोनों में मतलब कि डिफरेंस क्या होता है? एक क्विक सैंड कंडीशन होती है, एक लिक्विफैक्शन होता है। देखो, क्विक सैंड कंडीशन तो क्या होती है कि जो मान लो कि अपवर्ड फ्लो है, अपवर्ड फ्लो जब हम्म होगा तो अपने अपने को पता है कि जब भी फ्लूइड किसी मीडियम से फ्लो करेगा तो वो एक उस पर ड्रैग लगाएगा, हम्म जिसको अपन पढ़ते हैं आई गामा डब्ल्यू पर यूनिट वॉल्यूम में, वो उतना फोर्स है उसका, हम्म तो लगाएगा हम्म तो अपने डायरेक्शन में। हम्म क्या होता है जब हम्म अपवर्ड फ्लो होगा तो फिर वो जो सोयल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर फोर्स लगाएगा ऊपर की डायरेक्शन में। हम्म, ऊपर की डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस कम होगी। हाँ ठीक है, अगर अपना जो मटेरियल है वो ऐसा है कि उसके अंदर इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो गई, हाँ तो फिर क्या हुआ कि वो तो सिर्फ एक, उसको अपन ये मान सकते हैं कि सिर्फ एक मटेरियल है जिसके ऊपर कुछ भी लोड लगाएंगे वो कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि वो लोड नहीं ले सकता, उसका इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो गई है। ठीक है, तो ये क्विक सैंड कंडीशन किस वजह से आई कि फ्लो हो रहा था फ्लूइड का अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो गई। जबकि लिक्विफेक्शन में क्या होता है, लिक्विफेक्शन में होता है कि कोई डायनामिक लोडिंग हो। डायनामिक लोडिंग कैसे, जैसे अपन पाइल है, उसको पाइल इंस्टॉल कर रहे हैं, तो अपन हैमर से ड्रॉप करवाएंगे तो जो वाइब्रेशन जनरेट होंगी तो डायनामिक लोडिंग है या फिर अर्थक्वेक लोडिंग है। जिसमें क्या होता है कि जो लूज सॉइल है उसका क्या होगा कि जैसे ही वाइब्रेट करेगी इट विल ट्राई टू कॉम्पैक्ट। जैसे ही मॉलिक्यूल्स या फिर जो ग्रेन्स हैं वो पास पास आएंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम होगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम होगा तो उनके अंदर जो पानी है, वाटर है, उसको कम वॉल्यूम मिलेगा, तो उसका क्या होगा, वो कंप्रेस होगा। तो प्रेशर, पोर प्रेशर बढ़ जाएगा। पोर प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होगी। दोनों केसेस में हो रही इफेक्टिव स्ट्रेस है, बट एक ये है कि एक फ्लूइड के अपवर्ड फ्लो की वजह से होता है, दूसरा जो होता है वो डायनामिक लोडिंग की वजह से होता है। डायनामिक लोडिंग का। हाँ, दोनों फिनोमेना रिलेटेड है, बट बेसिक कॉज थोड़ा डिफरेंट है। सही है, काफी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। बहुत सही। थैंक यू। तो चलो, एक्चुअली चलो इस पे क्वेश्चन तो मैं भी लेके आया था, क्विक सैंड कंडीशनिंग क्या होती है, काफी बेसिक क्वेश्चन है इसलिए। नहीं चलो सही है, डिस्कशन हो गया इस पे। नेक्स्ट नेक्स्ट, क्वेश्चन पूछो। ओके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं अपन। देखो, जनरली अपन ने जब सॉइल जब पढ़ते हैं या फिर कोई भी सॉइल की प्रॉपर्टी रिपोर्ट करते हैं, उसकी हम्म, कंडीशन रिपोर्ट करते हैं, तो हम हमेशा जनरली बोल देते हैं कि इसका वॉइड रेशियो ये है कि हाँ वॉइड रेशियो इक्वल टू 0.5, वॉइड रेशियो इक्वल टू 0.6, गामा की वैल्यू निकाल देते हैं, जी की वैल्यू दे देते हैं, अपन फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। बट रेयरली कभी ऐसा होता है कि हम पोरोसिटी की बात करते हो, कि पोरोसिटी को हम इम्पोर्टेंस देते हो, प्रीफर नहीं करते हैं। ऐसा बेसिक रीजन क्या है इसका, क्यों नहीं करते हैं? हाँ, तो इसका रीजन ऐसा है कि जैसे वॉइड रेशियो हमारा क्या होता है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन रेशियो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। हाँ, और पोरोसिटी क्या होता है कि वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम हो जाता है। हाँ, टोटल वॉल्यूम तो रहता अब है। सॉइल में क्या होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होते हैं वो तो अपने फिक्स रहते हैं, वो तो हाँ, वैरी नहीं कर सकता। वैरी क्या कर सकता है कि उसमें जो पानी आ रहा है, या मतलब कि हवा हवा का तो बहुत कम चांस है, पानी के कारण वेरिएशन आ सकता है। मतलब कि इन शॉर्ट मतलब कि टोटल वॉल्यूम हमारा वैरी कर सकता है,
लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो तो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट तो रहेगा। इसीलिए कांस्टेंट रहेगा, तो इसीलिए हम वॉइड रेशियो का यूज हर जगह करते हैं बजाय पोरोसिटी के। तो उससे चीजें आसान बन जाती हैं, क्योंकि एक चीज फिक्स क्वांटिटी, अब वो चीज हाँ कहीं वैरी करके पोरोसिटी, तो फिर टोटल हर जगह वैरी कर जाएगा। हाँ सही है, आपने काफी अच्छा रिलेट कर लिया वैसे ही क्योंकि ये जानना भी जनरली काफी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जनरली ये सब चीजें पढ़ते नहीं है, बट रिलेट करनी पड़ती है। ये ऐसा होता है कि हाँ। आपको पता है बट आपने कभी उस डायरेक्शन में सोचा नहीं था। जैसे ही कोई हम्म, बताएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये एक इन्फॉर्मेशन है, इसको यहाँ से रिलेट करता हूँ तो हो जाएगा काम। हम्म। तो चलो, काफी अच्छा ओके, एक्सप्लेनेशन था आपका। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। हाँ, जब वो सॉइल के लिए हम जब मोअर सर्कल बनाते हैं उसका, हाँ हाँ। मोअर सर्कल जब उसका बनाते हैं, तो फिर वो हमने ऑब्जर्व किया कि वो मैक्सिमम पॉइंट पे अपने नहीं फिल करता, उससे पहले ही फिल कर जाता है, तो फिर इसका रीजन क्या होता है? इसका एक्चुअली क्या होता है कि देखो, जैसे मोहर सर्कल अपन बनाते हैं, तो मोहर सर्कल में मोहर सर्कल हो गया, फिर उसके बाद बढ़ता है मोहर एनवेलप। मोहर एनवेलप जो एक इंक्लाइंड लाइन रहती है, सी और फाई का फंक्शन है वो। तो वो क्या है कि इसके मैक्सिमम पॉइंट पे टच नहीं करती। अपने को यही पता करना है कि मैक्सिमम पॉइंट पे टच क्यों नहीं करती, जहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। पता है अपने को, सोयल जो है वो वीक इन शियर है। कंप्रेशन तो आराम से ले लेते हैं, टेंशन की हम बात नहीं करते हैं, वीक इन शियर है। हम्म, तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम जहाँ पे शियर स्ट्रेस है वहीं पे फेल नहीं हो रही, उससे कम शियर पे फेल हो रही है। ये काफ़ी डाउट रहता है। तो इसका हम्म, बेसिक मैं रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, मोहर सर्कल बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक स्पेसिमेन को लेते हैं, उसको ट्राई एक्सेल टेस्ट या फिर कोई भी टेस्ट, नॉर्मल बॉक्स टेस्ट में अपन लोड करते हैं और लोड लगाते हैं। लोड लगाने में क्या, कंप्रेसिव लोड लगाते हैं, और इस तरह से करके अपना मोहर सर्कल बन जाता है। अब इसमें बेसिक चीज अपन ने ये देखी कि अपन ने लोड लगाया है, और सोयल की जो शियर स्ट्रेस है या फिर शियर स्ट्रेंथ है, वो उसी लोड का एक फंक्शन है। तो मतलब कि अपन एनालाइज कर रहे हैं सिग्मा के नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, उसी का फंक्शन उसकी स्ट्रेंथ है। अपन ने नॉर्मल स्ट्रेस ज़्यादा लगाई तो उसकी शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इसका सही। मतलब यहाँ से ये निकल के आया कि वो एक ऐसे पॉइंट पे फेल करेगी जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो सिर्फ इतनी ही हो कि उसकी नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेंथ आई है वो कम है। तो अगर अपन मोहर सर्कल को एक बार विजुलाइज करें, अगर इस पॉइंट के ऊपर है, यहाँ पे फेल हुआ ठीक है, बट थोड़ा सा आगे गए, हमने बोला तो कि शियर स्ट्रेस बढ़ गया, बट उस शियर स्ट्रेस बढ़ तो गया, बट उसके करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो ज़्यादा है, उसकी वजह से सोइल के अंदर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। होपफुली थोड़ा क्लियर हुआ होगा। सही, एकदम एकदम सही, एकदम सही। मैं तो सुनने में मजा आ रहा था, सुनता जा रहा था। सही है। आप भी पूछ तो अगला चलो क्वेश्चन। फिर सोइल की करते हैं बात। सोइल में एक बेसिक बेसिक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट दिक्कत बहुत होती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कॉम्पैक्शन बहुत बहुत पड़ता है, कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन। कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन पे तो पूरी सोइल चलती है। गेस कर लिया अब वैसा। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस की बात ये आती है कि कॉम्पैक्शन क्या होता है कि वो अपना मतलब कि क्विक प्रोसेस, इंस्टेंटेनियस होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अपना पोर वाटर, वो एयर एक्सपर्ट एयर इसमें होती है, एयर, एक्सप्रेशन। पोर एयर एक्सपर्जन होता है। और वही कंसोलिडेशन में देखें तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हमारा पोर वाटर प्रेशर अपनी निकलती है टाइम के साथ, मतलब कि हाँ, वही जो पोर वाटर वाटर और वाटर है रिलीज वो होता जाता है। डिसिपेट होगा। हाँ, तो वही चीज होता है कि इसमें जैसे अनसैचुरेटेड कंडीशन रहती है कॉम्पैक्शन में हम देखें तो, और कंसोलिडेशन के लिए कंप्लीटली सैचुरेटेड कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि Saturation वाटर तभी रहेगा तभी एक्सपर्जन होगा, तो वो बाद ही स्टार्ट तो होता फिर है। तो बेसिक वही इसमें ये रहता है कि एक में एयर का एक्सपर्जन होता है और एक में वाटर का एक में एक्सपर्जन वाटर का होता है। चलो, काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन है, इसके लिए तो आपको 10 आउट ऑफ 10 हो गए। होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। हाँ, तो एक क्वेश्चन मैंने ये आपके लिए देख रहा था कि जो हम कैलकुलेट करते हैं अर्थ प्रेशर का सबमर्ज सॉइल के लिए, हाँ हाँ। तो वो कैसे करते हैं, और उसका मतलब कि इक्वेशन चेंज क्यों कर जाता है उसका इक्वेशन? देखो, नॉर्मल कंडीशन में क्या करते हैं, काफी सारी थ्योरीज अपने पास अर्थ प्रेशर की, तो अपन फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, उसी के बारे में बताता हूँ। अर्थ हाँ। प्रेशर अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं,
एक्टिव कंडीशन में क्या करते हैं, के ए सिग्मा वी प्लस 2c अंडर रूट के ए। ठीक है, ये फॉर्मूला नॉर्मल कंडीशन में तब तक वैलिड है, आराम से यूज कर पाते हैं, रिजल्ट सही मिलते हैं, जब तक कि वाटर इन्वॉल्व ना हो, मतलब कि ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर की बात हो रही हो। क्योंकि इसका बेसिक डेरिवेशन क्या है कि जो वर्टिकल अपना नॉर्मल स्ट्रेस जितना भी है, उसी का एक के टाइम्स हॉरिजॉन्टल रहेगा। ये यहाँ हाँ। से निकल के आता है, बेसिक होता है, ठीक है। हम्म, लेकिन जैसे ही पानी आता है, वाटर आता है, तो वाटर में क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कि वाटर के अंदर हर डायरेक्शन में, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में सेम, हर डायरेक्शन में फ्लूइड सेम प्रेशर एग्जर्ट ये करेगा। प्रेशर होता है। हाँ। सेम प्रेशर करेगा, तो अभी दोनों को जब इंटरेक्ट कराते हैं अपन, सोइल को और वाटर को, सोइल ऐसा है वर्टिकल अपन ने लगाया, उसका के टाइम्स हॉरिजॉन्टल है। बट वाटर ऐसा है जिसके अंदर कुछ भी नॉर्मल लगेगा वो हर डायरेक्शन में सेम रहेगा। हम्म, तो इसीलिए क्या करते हैं कि अपने को दोनों का इंडिविजुअली निकाल के ऐड करना पड़ता है। तो अपन फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, के ए सिग्मा वी, जो यहाँ पे सिग्मा वी रहेगा वो इफेक्टिव स्ट्रेस ले लेते हैं, टोटल की बजाय इफेक्टिव रहेगा, प्लस 2c अंडर रूट के ए, प्लस ये तो हो गया सॉइल का कंट्रीब्यूशन, प्लस पोर वाटर का कंट्रीब्यूशन अलग से ले लेते हैं। एक्टिव में -2c के रूट ओवर के और पैसिव में +2c रूट ओवर के वाली चीज ना? हाँ, वो मैंने शायद गलत बोल दिया वैसा ही, कि मेन चीज वही है तो वही वही है कि एक्टिव में, दोनों हाँ का अलग मेन अलग वही चीज। करके कंबाइन कंबाइन करना है। एक्टिव में माइनस रहेगा, पैसिव में प्लस रहेगा, और हाँ, बाकी एक्टिव में कंबाइन करने के लिए वो अलग से माइनस करना कर रहा रहेगा। था, हाँ हाँ, सही हाँ, है। सही। चलो फिर सॉइल की बात होगी, अर्थ प्रेशर का हमने कर लिया डिस्कशन। अर्थ प्रेशर के बाद नेक्स्ट अपन जो पढ़ते हैं वो एसपीटी पढ़ते हैं। हाँ, तो ये तो आप फेवरेट क्वेश्चन होता है टॉपिक। फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है। करेक्शंस एसपीटी में कौन कौन से होते हैं और हम उन्हें क्यों लगाते हैं? हाँ, ये तो जरूरी है। तो करेक्शन में सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम वो टेस्टिंग करते हैं, हम्म। मान लो हमने मतलब कि कम डेप्थ पे किया, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सॉइल की कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं कभी कभी। और वही मान लो हमने मतलब कि काफी डीप डेप्थ में किया, तो हाँ ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं। तो इस केस इसलिए हम वहाँ पे ओवर बर्डन करेक्शन लगाते हैं। उसका फॉर्मूला भी शायद मुझे याद हो जाएगा। जैसे नॉर्मल हमारा जो आया एवरेज, उसको क्या हाँ करते हैं हम 350 अपॉन सिग्मा प्लस 70 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर वो जो वैल्यू आती है वो हाँ करेक्टेड आती है। वो n1 इज इक्वल टू n नॉट 350 अपॉन सिग्मा प्लस 70। हाँ वो तो वही मतलब कि करेक्ट ओवरबर्डन डेप्थ के के लिए लिए। अंडर एस्टिमेट, हाँ ओवर बटन, बेसिकली ओवर बटन के लिए करते हैं। हाँ और सेकंड इंटरफेरेंस क्या आ जाता है कि कभी कभी वाटर का इंटरफेरेंस आ जाता है, मतलब कि वाटर टेबल मान लीजिए हाँ वो आपने जहाँ पे टेस्ट किया उस लेवल के अगर ऊपर आ गया तो फिर वो इंटरफेयर कर जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे हम वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर भी एक लगाते हैं। उसका क्या होता है फॉर्मूला, वो 15 प्लस हाफ n1 माइनस 15 हो जाता है। हाँ लेकिन जो करेक्टेड वैल्यू है पहले से मैं निकाली, ग्राउंड -15/2 और +15। ओवरबर्डन लगाने के बाद वाटर का करेक्शन लगाते हैं। हाँ, उसके बाद ये लगाता हूँ। ओके। अब मेरी तरफ से आपके लिए आखिरी क्वेश्चन, अंडर रेन पाइल्स के बारे में कुछ बता दो। अंडर रेन पाइल्स क्या होती हैं? तो चलो पाइल का डिस्कशन थोड़ा कर लेते हैं। पाइल, अंडर रिम्ड पाइल्स की पहले तो जरूरत क्यों पड़ती है? देखो जनरली क्या होता है कि जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल है, एक सॉइल का एग्जांपल, एक्सपेंसिव सॉइल है। जैसे ही उस सॉइल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम ज़्यादा होता है, तो अपने को वो मिलते हैं, सेटलमेंट मिलते हैं या फिर एक्सपेंशन मिलता है। अगर सॉइल एक्सपेंड करेगी तो क्या होगा कि पूरा जितना फाउंडेशन है उसको पूरा ऊपर लेके जाएगी। ठीक है, तो इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि उसके पायल जो होती है, नॉर्मल पायल होती है, उसी के अंदर एक बल्ब दे देते हैं। अब बल्ब क्या होगा, बल्ब अगर ऐसा है साइड में निकला हुआ, उसके ऊपर सॉइल हम्म, रहेगी, ऊपर की तरफ सॉइल रहेगी। तो जैसे ही एक्सपेंशन होगा, ये फाउंडेशन जो पाइल है वो ऊपर जाना चाहेगी, तो यहाँ पे जो इसको एंकरेज मिलेगा, एंकरेज की वजह से क्या है कि ये पुल आउट हो नहीं पाएगी, इसकी थोड़ी कैपेसिटी बढ़ जाएगी रेसिस्ट करने की। तो इसलिए अंडर रिम पाइल्स यूज की जाती है, और ये अंडर पाइल होती है डिफरेंट बल्ब्स देने एज पर रिक्वायरमेंट। इसलिए वही एक्सपेंसिव सॉइल जहाँ होती है वहाँ इंस्टॉल करते हैं, हाँ, मतलब कि जरूरत पड़ जाती है। वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। सही है, सही चलो फिर लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, सैम्पलिंग से रिलेटेड। है। ये तो नहीं पूछना था। ये लास्ट चैप्टर वाटर आता है सॉइल का मुझे। ये पार्ट हर कोई छोड़ के जाता है।
या तो छोड़ के या रट के। मैं एक दिन पहले इसको बोला था कि रट के चल जाता था वो जितना याद रहा है। पूरा थ्योरेटिकल है। चलो देखते हैं याद है कि नहीं। देखते हैं, चलो ट्राई करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज सैम्पलर कौन सा है डिस्टर्ब सैंपल लेने के लिए? डिस्टर्ब, यही चीजें कंफ्यूज कर देती ना। डिस्टर्ब सैंपल आता है, कहीं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आता है, नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आता है, अनडिस्टर्ब्ड आता है, डिस्टर्ब्ड आता है। पता नहीं भाई, ये तो नहीं याद आ रहा है। क्या क्या तो रहता था इसमें। ऑगर बोरिंग होती थी, फिर पता नहीं स्प्लिट बहुत सैंपलर बहुत होता था, बहुत फिर ये रहता है। सैंपलर, ये सैंपलर, एरिया पता रेस्ट, नहीं भूल गया। इसमें बहुत बहुत कुछ रहता है। इसमें स्प्लिट स्पून सैंपलर रहता है। एक बार फिर से याद कर लेना। कोई नहीं, अब क्लासेस लगा लेंगे एक बार दोबारा अनअकैडमी पे, क्या ही है। वही वही। तो चलो चलो फिर तो काफी अच्छा रहा ये हाँ, सेशन हमारा तो। नहीं काफी मजा आया आपके साथ खेल के। सही है। जो थोड़ा बहुत भूले हैं, अभी क्लासेस स्टार्ट हो रही है अनअकैडमी पे, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे वहाँ पे भी। हाँ, थोड़ा रिवीजन हो और जाएगा। जो नए लर्नर्स भी है उनके लिए भी मतलब इन्फॉर्मेशन ये हो जाएगा कि 19th में जो कि वेडनेसडे है, अनअकैडमी पे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो उनका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के उसमें उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब चैनल और इनका ऑफिशियल ऐप फॉलो करते रहिए। काफ़ी एक्साइटिंग नए नए बैच आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी पेंडेमिक चल रही है तो ऑफलाइन क्लासेस तो पॉसिबल है नहीं। एक बेटर अल्टरनेटिव है अपने पास अनअकैडमी का, काफ़ी अच्छा है। आपको जहाँ बैठ के क्लास लेनी है वैसे क्लासेस लो, जिस एजुकेटर से लेनी है उससे क्लास लो। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। तो तैयारी करते रहो, सेफ रहो और बढ़ते रहो। बिल्कुल इस टाइम घबराना नहीं है। अगर किसी ने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है तो ये परफेक्ट टाइम है। अगर हाँ आपसे अभी से लेके गेट के लिए एकदम परफेक्ट टाइम बचा है, टाइम वेस्ट करने के लिए भी नहीं है आपके पास। परफेक्ट एकदम लगातार पढ़ते जाइए, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस समय तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मतलब कि हेल्थ सही रहेगी तभी मतलब कि वही, पढ़ाई में भी मजा हेल्थ आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है। बस हेल्थ का ध्यान आराम से सबको हेल्थ सही हर रखिए, हर करते अनअकैडमी पे रहो। क्लासेस करते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके चलो। ऑल द बेस्ट फॉर गेट 2022 लर्नर्स ओके, बेस्ट ऑफ लक। फ्रॉम अवर सर। ओके, ओके, बाय। थैंक, बाय बाय। थैंक यू हेमंत। थैंक यू। चल उठ जा, let's stack it, जोर दे लगा